नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो रसायन शास्त्र का जो प्रथम अध्याय था हमारे परिवेश के पदार्थ, इसके बारे में हम लोग समझ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के बारे में और पदार्थ की भौतिक प्रकृति के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे। और इसी भौतिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। उनमें से 3 अवस्थाओं के बारे में हम लोग उनके सामान्य गुण के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस सामान्य गुण के चर्चा के अंतर्गत हम लोग कुछ गुण का चर्चा कर चुके थे और कुछ गुण का चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग जो पिछला वीडियो में चर्चा किए थे आकृति, आयतन, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक आकर्षण बल और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुका था। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसे जाके देखिए, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए तो आपको और भी बेहतर तरीके से ये टॉपिक समझ में आएगा। आज हम लोग पदार्थ के सामान्य गुण के अंतर्गत क्वथनांक और दाब का क्या प्रभाव है, एक दूसरे से इनके बीच क्या रिलेशन है, उसको समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्वथनांक के बारे में तो पिछला वीडियो में चर्चा कर चुके थे कि एक वायुमंडलीय दाब, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब कितना है, तो 10⁵ पास्कल है। अगर 10⁵ पास्कल में मान चलते हैं ये द्रव जो है वो जल है, ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे द्रव से गैस के रूप में बदल जाता है। तो वह तापमान जिस पे कोई खौलना प्रारंभ करता है या अपना अवस्था को परिवर्तन कर देता है, तो वही तापमान उसका क्वथनांक करता है, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। दाब क्या होता है, तो दाब को हम लोग प्रेशर कहते हैं और प्रेशर होता है F/A यानी फोर्स बाई एरिया। यानी कि थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि फोर्स यानी बल अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और दाब के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, समानुपातिक रिलेशन होना चाहिए या व्युत्क्रमानुपातिक रिलेशन होना चाहिए। तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोग को ये फिगर में दिख रहा होगा, एक व्यक्ति है जिसको 3 कोई मिल के नीचे की ओर धकेल रहे हैं। अब ये ऊपर की ओर उठना चाहता है, तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा, तभी ये ऊपर की ओर उठ पाएगा। अब इसमें सिचुएशन में थोड़ा परिवर्तन करते हैं। इसमें हम लोग व्यक्ति की संख्या को घटा देते हैं 1, तो इसमें एनर्जी जो होगा वो कम लगेगा या ज़्यादा। ऑब्वियस है, इस बच्चे को कम एनर्जी लगा के भी ये ऊपर उठ सकता है। अब यही सिचुएशन को और दूसरा सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं। इसमें कहते हैं व्यक्तियों की संख्या बढ़ा के हम 10 कर देते हैं। तो एनर्जी अब इस लड़के को और ज़्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा, तो इस लड़के को और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब ये ऊपर उठ सकता है। इसी के संदर्भ में आप समझिए कि ये जो जल के कण हैं उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, और ये जलवाष्प जो वाष्प हैं, जल के जो वाष्प हैं या किसी के भी गैस फॉर्म में होते हैं, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा होता है, इसमें एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। और द्रव अवस्था में एनर्जी लेवल गैस की तुलना में थोड़ा कम होता है। अगर हम इसको एनर्जी दें तो ये अपना अवस्था परिवर्तन करके द्रव से गैस फॉर्म में आ जाता है। अब इसको हम लोग समझते हैं क्वथनांक और दाब का क्या प्रभाव है। तो समझिए यहाँ पे आपका एक्सटर्नल जो फोर्स है, जैसे यहाँ 3 व्यक्ति थे, यहाँ 3 बिंदु है, तो 3 बिंदु यहाँ पे है, यानी कि बाहरी जो बल लगाया जा रहा है, यहाँ पे 3 व्यक्ति यहाँ पे समझिए कि बाहरी बल लगा रहे हैं, और बल और प्रेशर का सीधा सीधा अनुपात होता है। ये आप लोग को पहले मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो भी बल लगा रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी चाहिए, इसके जो जल के कण हैं उसको वाष्प में परिवर्तन होने के लिए। तो मान के चलते हैं इस जल के कण को वाष्प में परिवर्तन होने के लिए हमको 100 डिग्री टेम्परेचर देना होगा। और आपको पता होगा ऊष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है। जैसे ये ऊर्जा लगा रहा था, उसी प्रकार यहाँ टेम्परेचर जो है, तापमान भी एक प्रकार का ऊर्जा है। तो मान के चलिए 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम देते हैं तो ये जो द्रव है, वो द्रव जो है वो अपना रूप बदल के वाष्प का रूप ले लेगा। लेकिन ये जो है सामान्य कंडीशन है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम कह रहे थे कि यहाँ आदमी का संख्या 3 से बढ़ा के हम क्या कर दे 10, तो उसी तरह से यहाँ पे हम फोर्स, आखिर 10 कोई बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फोर्स यहाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से फोर्स का मात्रा बढ़ जाएगा, यानी बाहरी जो यहाँ पे बल लग रहा था उसका मात्रा बढ़ जाएगा। अब इसमें जो एनर्जी लगाना पड़ेगा, आप लोग खुद बताइए, इसमें एनर्जी हमको ज़्यादा लगाना होगा 100 डिग्री सेल्सियस से या कम। तो आप यहाँ का एग्जांपल देखिए, 3 व्यक्ति था तो कम एनर्जी, 10 व्यक्ति था तो ज़्यादा एनर्जी। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ इनकी संख्या यानी वेपर का संख्या अगर ज़्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर का संख्या अगर ज़्यादा है, तो इस जो
पानी या द्रव का जो कण होगा उसको भी वाष्प के रूप में बदलने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग को तापमान को बढ़ाना पड़ेगा, और ये तापमान जो बढ़ा के हमको और 20 डिग्री, मान के चलिए एक एग्जांपल से 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा के हम 120 डिग्री कर दें तो इसके पास इतना एनर्जी हो जाएगा कि ये इस अवस्था से बदल के, यानी लिक्विड अवस्था से बदल के गैसीय अवस्था में ये पहुँच जाएगा। जैसे इसके पास 3 व्यक्ति से निकलने के लिए कम एनर्जी का आवश्यकता था, लेकिन 10 व्यक्ति से निकलने के लिए इसको और भी ज़्यादा एनर्जी होगा, इसको लगाना होगा तभी ये निकल सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे 3 एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे लग रहे थे तो इसको कम एनर्जी यानी 100 डिग्री सेल्सियस में काम चल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे बढ़ा दिया गया तो इसको एनर्जी भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और एनर्जी हमको मिलेगा कहाँ से, तो ऊष्मा से। और इस तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा 100 से बढ़ के एक लगभग इससे कुछ ना कुछ इंक्रीज ही होगा, और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि अगर दाब को यहाँ पे बढ़ाया जाए तो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को भी हमको बढ़ाना पड़ता है, या अपने आप वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि दाब और क्वथनांक के बीच जो होता है वो अनुपातिक रिलेशन होता है, समानुपातिक रिलेशन होता है। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। जैसे यहाँ 3 में से हम संख्या 1 कर दिए थे तो इसको कम एनर्जी लगाना पड़ा था, उसी तरह से यहाँ वेपर का यानी एक्सटर्नल प्रेशर को अगर घटा के इन दोनों को काट दे तो बस बचेगा 1, तो इसमें कम ही एनर्जी लगा के ये निकल जाएगा। अर्थात अगर हम प्रेशर को कम कर दे तो एनर्जी कम यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस में ही ये खौलना शुरू कर जाएगा। अगर प्रेशर को बढ़ा दे तो हो सकता है इसको 120 डिग्री टेम्परेचर देना पड़े, तब जाके ये खौलना प्रारंभ करेगा। तो इसका सीधा सा एक यहाँ पे इसका निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम किसी भी द्रव का एक्सटर्नल प्रेशर कहीं पे भी अगर हम बढ़ाते हैं, बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम लोग का बढ़ाते हैं तो क्वथनांक बढ़ेगा, अगर दाब को यहाँ पे घटाते हैं तो क्वथनांक भी घटेगा। और इसी के एग्जाम्पल से आपको सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे कहा जाता है कि आप किसी पर्वत पे जाते हैं, ऊंचा स्थान पे जाते हैं तो खाना देरी से पकता है, इसका क्या रीज़न है। तो समझते हैं ये एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और यहाँ तक इसका वायुमंडल है, और वायुमंडल है तो यहाँ पे वायुमंडल का अपना एक दाब होगा, एक प्रेशर होगा जो कि वायु के द्वारा लगाया जा रहा होगा। तो आप खुद समझिए यहाँ पे जो व्यक्ति होगा, यहाँ पे जो व्यक्ति होगा उसको ज़्यादा दाब लगेगा तुलनात्मक रूप में इस व्यक्ति के, मतलब ऊपर वाला व्यक्ति है तो यहाँ से यहाँ तक का ही दाब उसको लग रहा है, लेकिन नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक का पूरा वायुमंडल का दाब को झेलना पड़ रहा है। यानी कि इस पर पे दाब जो है वो अधिक है, यानी पृथ्वी पे दाब जो मैदानी भाग है उसमें दाब जो है वो अधिक है, और ऊपर जो पर्वतीय इलाका है उसमें दाब जो है वो आपका कम है। तो अब यहाँ पे इस फार्मूला से अगर हम देखें तो अगर दाब यहाँ पे कम होता है तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस तरह से जो मान चलिए जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है वो घट के 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इस तरह से अगर क्वथनांक यानी 80 डिग्री सेल्सियस में वो पानी खौलने लगेगा तो पानी का तापमान कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि 80 डिग्री में पहुंचने के साथ ही वो वाष्प का रूप ले लेगा। क्वथनांक मतलब तो ही होता है वह तापमान जिस पे कोई द्रव खौलना शुरू कर जाए और वो अपना अवस्था परिवर्तन कर दे और वो लिक्विड से गैस के फॉर्म में आ जाए। तो समझिए कि जब आप ऊपर जाइएगा पर्वत में तो यहाँ पे ये जो जल है ये 80 डिग्री में ही खौलना शुरू कर जाएगा, और जिसके कारण जो भी यहाँ आप खाद्य पदार्थ डालेंगे उसका टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पे जो पर्वत है वहाँ पे खाना बनना जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या तुलनात्मक रूप में मैदानी भाग के तुलनात्मक रूप में यहाँ खाना थोड़ा देर से पकता है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये एक एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे दाब और या प्रेशर में कमी आएगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो जाएगा तो खाना देर से बनेगा। इसी प्रकार से कहा जाए कि अगर हम पर्वतीय इलाके से मैदानी इलाके में आएँ तो खाना जल्दी बनेगा या देरी से। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जैसे जैसे नीचे आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, और क्वथनांक जो होता है वो जब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ने से खाना जल्दी पकेगा। इसीलिए जब प्रेशर कुकर हम लोग यूज करते हैं तो क्या करते हैं, इसका प्रेशर को यानी वायु दाब को यहाँ पे दाब को बढ़ा दिया जाता है, और दाब को जब बढ़ा दिया जाता है
तब इसका बॉइलिंग पॉइंट, कुकर के अंदर का बॉइलिंग पॉइंट जो पानी 100 डिग्री में खौलने वाला था वो खौलता है कितना डिग्री में, 120 डिग्री सेल्सियस में। इसीलिए कुकर में रखा हुआ खाना जो होता है वो बहुत जल्दी पकने लगता है तुलनात्मक रूप में एक खुला बर्तन में। तो इस तरह से यहाँ पे आपको समझना है कि अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। चलिए अब इसका हम लोग नेक्स्ट गुण को समझने का प्रयास करते हैं। पदार्थ का अगला गुण डेंसिटी है, घनत्व है। तो घनत्व के बारे में आप लोग को जानते हैं, अगर यहाँ वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम देखिए, यहाँ जो भी इसका वॉल्यूम होगा, दोनों का कैटेगरी, दोनों का साइज आपको देख रहा होगा सेम दिख रहा है। अंतर क्या दिख रहा है, इसमें जो भी अणु परमाणु यहाँ पे हैं उसका संख्या यहाँ पे कम है, संख्या यहाँ पे कम होगा। संख्या कम है यानी कि यहाँ पे उसमें मास भी क्या होगा, कम होगा। तो आपको ये खाली खाली दिखाई देगा, तो ये हम कहते हैं जो खाली खाली दिखाई देता है उसको कहते हैं ये कम घनत्व है। जो भरा भरा दिखाई देता है उसको हम कहते हैं इसका घनत्व ज़्यादा है। तो इसको एक फार्मूला से देखते हैं कि रो इक्वल टू होता है m/v, यानी कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाइएगा तो डेंसिटी घटेगा, उल्टा रिलेशन है, एक को बढ़ाइएगा दूसरा घटेगा। लेकिन इसी के तुलना में अगर हम मास को बोलते हैं कि अगर हम मास बढ़ाते हैं तो रो भी आपका या डेंसिटी भी आपका बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे कणों का संख्या को हम क्या कर दिए, यहाँ बढ़ा दिए। अब देखिए इसका डेंसिटी आपको या ये जो है वो भरा भरा दिखाई देगा। तो इस तरह से अगर मास इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम के साथ इसका जो रिलेशन है वो उल्टा रिलेशन है, एक को इंक्रीज किया जाए तो दूसरा घटने लगेगा। जैसे इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं, इसका आकार को अगर हम और बड़ा कर दें, इसका आकार इतना बड़ा कर दें तो ये जो इतना भरा भरा दिख रहा है अब ये भरा भरा नहीं दिखेगा, इसके कुछ कण जो है यहाँ आ जाएंगे और इस तरह से ये थोड़ा खाली खाली हो जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होता है और मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ता है, यानी मास और वॉल्यूम डेंसिटी का जो रिलेशन होगा वो सीधा होगा और डेंसिटी और वॉल्यूम का जो रिलेशन होगा वो उल्टा होगा। तो इस तरह से ये डेंसिटी है। तो आपको बताना है ठोस, द्रव और गैस में किसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो ठोस में जो कण होते हैं आपस में एक दूसरे से बहुत सटे सटे होते हैं और कम ही जगह में वो ज़्यादा कण उसके होते हैं, इसीलिए ठोस का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। और गैस जो होगा उसके कण एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं तो इसका डेंसिटी कम होगा। और पानी का तुलनात्मक रूप में ठोस से आपका थोड़ा कम होगा और गैस से थोड़ा सा अधिक होगा। तो इस तरह से हम लोग ये डेंसिटी के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग का जो है गुण है संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। मतलब आप ये फॉर्म है इसको यहाँ से बल लगाइएगा तो आप आराम से इसका शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक लोहा का कोई चीज़ दे दें जो कि अगर और इसको यहाँ पे फोर्स लगाने आपको बोले आपको, तो इसका शेप और साइज चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं ठोस में कंप्रेसिबिलिटी नहीं पाया जाता है, लिक्विड में भी अगर नहीं के बराबर ही पाया जाता है, उसको तुलनात्मक रूप में माना जाता है कि कंप्रेसिबल नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या गैस कंप्रेसिबल है, तो हाँ है। इसीलिए तो हम लोग CNG और LPG जैसे गैस का यूज करते हैं। घरों में LPG का गैस यूज करते हैं और गाड़ी में CNG गैस का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्या होता है इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, गैसों में स्पेस ज़्यादा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें बल लगा के, बाहरी बल लगा के इसके बीच की दूरी को कम कर देते हैं। और ठोस में तो ऑलरेडी बहुत कम गैपिंग है, तो अगर यहाँ पे बल भी लगाएं तो ये कहीं एक दूसरे के करीब नहीं आ सकता है, इसीलिए ये कंप्रेस नहीं होते हैं, जबकि गैस जो होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आपको पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी कौन दिखाता है, तो गैस, और सबसे कम कंप्रेस कौन है, तो ठोस है। इसी प्रकार से यहाँ पे कहा जाता है ऊष्मा और ठंडा का क्या प्रभाव होता है। अगर किसी चीज़ को हम गर्म करें तो क्या होगा, तो कोई भी चीज़ गर्म करने पे वो फैलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रसारित। जैसे एक ठोस है, यहाँ पे अगर बर्फ़ ही है, मान चलिए बर्फ़ का टुकड़ा है, इसके कण जो हैं H2O के कण आपस में एक दूसरे से काफ़ी करीब है। अगर इसको हम हीट दें तो इसके कण एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके कण एक दूसरे से दूर भागते हैं, जबकि किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो वो क्या होते हैं, उनके कण जो होते हैं एक दूसरे से करीब आते हैं। जैसे कि इसको अगर आप फ्रीज में डाल दीजिएगा, ये ठंडा कर दीजिएगा, तो ये फिर से ठोस के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर गर्म किया जाए किसी भी पदार्थ को तो उनके कण एक दूसरे से दूर भागते हैं यानी प्रसारित होते हैं, ठंडा किया जाए तो उनके कण जो होते हैं एक दूसरे से करीब आते हैं। ये पदार्थ का अगला गुण है। उसके बाद हम लोग एक गुण देखेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहने का मतलब क्या होता है कि एक कण दूसरे कण में पूरी तरह से घुल मिल जाए। जैसे यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट, या अगर वो भी नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, नमक को डाल देते हैं, सोडियम क्लोराइड को डाल देते हैं। जैसे पानी में सोडियम क्लोराइड के नमक पूरी तरह से यहाँ पे घुल जाते हैं। जैसे ये H2O है
ये भी H2O है, इसके बीच के गैपिंग में NaCl क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है और इस तरह से पूरी तरह से मिल जाता है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे ये डिफ्यूज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके कण जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि ये जल के दो कणों के बीच समा जाते हैं और इस तरह से हम कहते हैं कि ये डिफ्यूज है। जैसे चीनी घोलते हैं तो वो भी डिफ्यूज हो गया। यहाँ पे आपका सोडा वाटर है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है और भी बहुत सारा चीज़ होते हैं जिसमें कि गैस भी होता है, तो ये गैस डिफ्यूज हो जाता है। अब इसी में एक हम लोग देखते हैं घनत्व। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाए, अगर इसमें हम मधु को डालते हैं, अगर ये पानी है और इस पानी में हम मधु को डालते हैं तो इसका जो घुलने का या डिफ्यूज होने का दर जो होगा वो कम होगा तुलनात्मक रूप में। अगर हम इसी के जगह अगर यहाँ पे हम क्या करें, दूध को डालें तो दूध यहाँ पे बहुत जल्दी घुल जाएगा। यानी कि पानी में दूध को अगर डाला जाए तो बहुत जल्दी घुल जाएगा, तो हम कहेंगे उसका प्रसरण दर अधिक है। जबकि मधु का घनत्व जो है वो अधिक है, तो अगर इसको पानी में यहाँ डालते हैं तो एक चम्मच आप मधु यहाँ डाल के देखिए, ये जल्दी घुलेगा नहीं। तो इस तरह से जिसका डेंसिटी अधिक रहता है, घनत्व अगर क्या है, अधिक है, घनत्व अगर अधिक है तो प्रसरण जो होगा या डिफ्यूजन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। जबकि घनत्व अगर कम है तो प्रसरण जो होगा वो क्या होगा, आपका अधिक। जैसे कि दूध जो है वो जल्दी घुल जाता है, जबकि मधु जो है वो आपका यहाँ पे मधु जो है वो जल्दी घुलेगा नहीं। तो इस तरह से ये घनत्व का रिलेशन डिफ्यूजन के संदर्भ में यहाँ पे हम लोग इसको देखें। अब अगला जो एक टॉपिक है इसी से संदर्भित है, तापमान। तो आप खुद समझिए, अगर यहाँ पे हम चीनी को यहाँ पे डालते हैं तो चीनी एक नॉर्मल टेम्परेचर, मान चले रूम टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें हम 2 चम्मच चीनी डालते हैं तो घुल जाएगा। 3 चम्मच डालते हैं तो भी धीरे से घुलाना पड़ेगा तो घुल जाएगा। लेकिन यही इसका टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस कर दे तो हमको चम्मच चलाने का भी आवश्यकता नहीं होगा, बस वो बहुत जल्दी आपस में घुल जाते हैं। तो इस तरह से तापमान को अगर बढ़ा दीजिएगा, अधिक कर दीजिएगा, है ना, तो इसका प्रसरण दर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी का उल्टा कर दीजिएगा कि तापमान को अगर कम कर दीजिएगा तो प्रसरण दर जो होता है वो आपका प्रसरण दर जो होता है वो बढ़ जाता है और तापमान को कम कर दीजिएगा तो प्रसरण दर भी क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। तो इस तरह से तापमान का ये रिलेशन है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सामान्य अवस्था में देखते हैं कि अगर ठोस को गर्म किया जाए तो द्रव में, और द्रव फिर से पुनः गैस में चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे अंतर ये हो जाता है कि अगर कोई पदार्थ सीधे ठोस से गैस में और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाए, इस तरह का कोई एग्जाम्पल देखने को मिले, तो इस एग्जाम्पल को या इस तरह की जो घटना होती है उसको एक नाम दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका उदाहरण आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सब्लिमेशन का कौन सा उदाहरण, तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो उदाहरण है। आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड के, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुने होंगे, वो इसका उदाहरण है। इसको शुष्क बर्फ के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ये शुष्क बर्फ अगर पूछा जाएगा कि कौन है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। टेस्ट का क्वेश्चन जब एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस तरह से। फिर इसका नैफ्थलीन भी होता है, फिर अमोनियम क्लोराइड भी इसमें होता है, आयोडीन जो होता है वो भी इसी तरह के ऊर्ध्वपातन के गुण देते हैं, यानी कि ठोस से सीधे ये गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम लोग सामान्य गुण के बारे में देख रहे थे, जो कि अब हम लोग का सामान्य गुण समाप्त हो गया है। आकृति आयतन के बारे में हम लोग देखे, अंतराण्विक स्थान के बारे में देखे, अंतराण्विक आकर्षण बल के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, द्रव्यनांक क्वथनांक के बारे में चर्चा किया, घनत्व के बारे में चर्चा किए, फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी के देखे, और उसके बाद हम लोग प्रसरण या डिफ्यूजन के बारे में संदर्भ में हम लोग देखे, और लास्ट में हम लोग देखे ऊर्ध्वपातन। और इस तरह से हम लोग पदार्थ के सभी गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।